हेलो दोस्तों, स्टडी 99 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया वो कृपया लाइक कर दें, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आज की कुछ सवालों। उससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज सुबह की क्लास में एक क्वेश्चन था जिसमें था कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में दी गई है। ठीक ना, पूछा गया था उसमें कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी किस में दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आर्टिकल 19 था। साथ साथ में उसमें 20, 21 और 22 भी बताया गया था। क्या क्या 20, 21 और 22 भी बताया गया था। तो उसमें त्रुटिवश 20 को जीवन जीने का अधिकार बता दिया गया था, जो गलत था। जीवन जीने का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी जो है वो 21 में दी गई है, और आर्टिकल 20 जो है वो किसी भी अपराध के प्रति दोष सिद्धि का अधिकार देता है। ठीक ना, वो किसी भी अपराध के प्रति दोष सिद्धि का जो अधिकार है वो में आर्टिकल 20 देता है। 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार देता है, और आपको जो 22 है वो गिरफ्तारी के प्रति जो है रोक लगाने का अधिकार देता है, अर्थात गिरफ्तारी के प्रति निषेध का अधिकार देता है आर्टिकल 22 में। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, और जो 20 है वो आपका अपराधों के प्रति दोष सिद्धि का अधिकार, और आर्टिकल 22 जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो गलत हो गया था टीम की तरफ से। इसके लिए टीम क्षमा प्रार्थी जाती है आप लोगों से। ठीक दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन विवाद पर। ये क्लास स्पेशल बनाई गई है, रूस और यूक्रेन विवाद के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आए दिन रूस और यूक्रेन में लगातार हलचल मची हुई है, जिसको देखते हुए इस क्लास को बनाया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये आज का कोटेशन है, जब परिश्रम की ऊंचाई ज़्यादा हो तब किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो एकदम सही बात बताया गया है कि जब परिश्रम की ऊंचाई ज़्यादा हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता ही है। मातृछाया IAS अकादमी द ग्रुप ऑफ मातृछाया, यही मातृछाया IAS अकादमी जो है वो अब स्टडी 99 बन गया है। ठीक दोस्तों, अब स्टडी 99 बन गया है। इसको इसीलिए रखा गया था कि लोगों को पता चल जाए कि मातृछाया IAS अकादमी का नाम चेंज करके अब स्टडी 99 रख दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो व्यक्ति किसी भी चीज़ अगर पूछना चाहते हैं वो हम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे जवाब पा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रसिया और यूक्रेन, ये आपका रसिया यहाँ पर है, ये यूक्रेन है। किसी वक्त ज़माने में या किसी वक्त में यूक्रेन जो है वो रूस का ही भाग हुआ करता था। ये हम बात कर रहे हैं 1922 की। ठीक ना, 1917, 18, 19, 20 की, जब यूक्रेन जो है रूस का ही पार्ट हुआ करता था। हुआ कुछ यूँ कि हम आपको बताते हैं कि 1917 में रूस में एक क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसमें उस वक्त रूस के में जो राजा होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, जार कहते थे। और 1917 में जो जार थे वो थे निकोलस थे, जार निकोलस थे। ठीक ना, वहाँ के जो राजा थे वो जार निकोलस थे। 1917 में जो क्रांति उसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और इस क्रांति के जो लीडर थे, उन लीडर का जो नाम था वो था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन था। लेनिन इस क्रांति के लीडर थे। 1917 में क्या होता है, क्रांति होती है जिसके स्वरूप सत्ता परिवर्तन होता है और एक नए संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम होता है USSR। क्या नाम होता है? USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका निर्माण होता है, ये आपका बनता है 1922 में। कब बनता है? 1922 में। 1917 में क्रांति होती है और 1922 में USSR का गठन होता है। उस वक्त इसमें जो देश होते हैं वो आपके रूस के साथ साथ आपके 15 छोटे देश भी होते हैं, जिसमें आपका यूक्रेन है, क्यूबा है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी तान वाले ये भी इसी में जुड़े होते हैं। इन सबको मिला करके 15 देश होते हैं। इन सबको मिला के क्या होता है, आपका USSR बना होता है, जो 1991 में वे टूट जाता है। 1991 में क्या होता है, टूट जाता है USSR, और USSR का फिर इसका नाम बदल के रूस हो जाता है। और बाकी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्यूबा और ये जो छोटे मोटे देश हैं ये अपना एक स्वतंत्र देश बन जाते हैं। ठीक ना, तो ये एक सोवियत संघ की घटना थी जो टूटा था, और जिसके बाद रूस जैसे एक देश का निर्माण होता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रूस, जब ये सोवियत संघ था उस वक्त सारे परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम, ये सब कहाँ पे? यूक्रेन में ही रहते थे। कहाँ पे? यूक्रेन में ही रहते थे। अगर सोचिए, अगर इस यूक्रेन ने आज अलग होने के बाद 200 परमाणु
बम जो है रूस को अपना ट्रांसफ़र कर देता है, जो रूस का ही था। अगर आज ये परमाणु बम यूक्रेन के पास होता तो क्या रसिया यूक्रेन पर युद्ध करता? कभी नहीं करता, क्योंकि कोई भी देश परमाणु बम संपन्न देश पर युद्ध नहीं करता है। ठीक ना दोस्तों, तो ये रूस ये था। अब देखिए आगे क्या हुआ। 1917 में रूस की क्रांति हुई, 1922 में रूस बना। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 1991 में रूस सोवियत संघ टूट जाता है और रूस का निर्माण होता है। ठीक ना। बात होती है 2014 की। अब हम आते हैं 2014 में। 2014 में क्या हुआ, 2014 से पहले ही आपको बताऊँ, 2013 में ये जो आपका लुहांस है और डोनेस्क है, ठीक ना, यहाँ पे छिटपुट विद्रोह होते थे। क्या होते थे? छिटपुट विद्रोह होते थे। और सेकंड ये जान लीजिए कि यूक्रेन जो है 2014 में कहाँ पे जाना चाहता था? ईयू में, यूरोपियन, कहाँ पे? ईयू में शामिल होना चाहता था, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नाटो है ये आपका। नाटो का निर्माण होता है रूस को रोकने के लिए। ठीक ना। नाटो जब बनता है तब इसमें कितने देश होते हैं? 12 देश होते हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 30 देश हैं। नाटो के जो अस्थायी देश हैं, मतलब जो फाउंडेशन मेंबर है, वो आइसलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्दर्न बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये सब, पुर्तगाल, ये सब इसे क्या है? फाउंडेशन मेंबर है। उसके बाद जुड़ने वाले में पोलैंड, जर्मनी, ठीक है ना, ये सब का रिपब्लिक, ये सब छोटे मोटे देश हैं, ये आप बाद में जुड़ते हैं। तो नाटो का एक सिस्टम होता है कि किसी भी देश को, इन सारे देशों के क्या क्या पहले ईयू में शामिल कराया और उसके बाद इसको नाटो में शामिल कर दिया। ठीक है ना। तो ये आपका यही चीज़ ये यूक्रेन पर भी लागू करना चाहता है। यूक्रेन क्या है? ईयू का सदस्यता लेता, उसके बाद ही नाटो में शामिल होता। नाटो में शामिल होने के बाद जो नाटो की 30 देशों की सेना है और प्लस यूक्रेन की सेना, ये क्या करती है? इस रूस के बॉर्डर पर खड़ी हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, रूस अकेले तो यूक्रेन से लड़ सकता है, लेकिन 30 और 31 देशों के साथ लड़ नहीं सकता है। ठीक ना। रूस को भी प्रॉब्लम होती। तो रूस ने यूक्रेन को बताया कि आप ऐसा मत कीजिए। तो उस वक्त जो रूस के, यूक्रेन के जो राजा थे, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, वो थे विक्टर मानुकोविच। ठीक, ये विक्टर मानुकोविच जो ये रूस के समर्थित थे। विक्टर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो रूस के समर्थक थे। तो वो तो बोले कि हम नहीं शामिल होंगे, लेकिन यूक्रेन की जो जनता थी, इसको ऐसे समझिए आप लोग कि ये आपका यूक्रेन है, यूक्रेन आपका ईयू में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस क्या कर रहा है? वो रोक रहा है। ठीक है ना। रूस क्या कर रहा है? रोक रहा है। यूक्रेन के जो आपके राजा हैं, ठीक ना, विक्टर मानुकोविच, ये शामिल नहीं होना चाहते हैं। विक्टर मानुकोविच शामिल नहीं होना, लेकिन जो यूक्रेन की जो जनता है वो शामिल होना चाहती है। ठीक ना। यूक्रेन की जो जनता है वो शामिल होना चाहती है, जिसकी वजह से विक्टर मानुकोविच की सरकार गिर जाती है। जो दूसरी सरकार आती है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाती है। जो दूसरी सरकारें थी वो यूरोपीय यूनियन में अपने आप को शामिल कर लेता, जिसके फलस्वरूप ये घटना 2014 की है। ठीक ना। जिसके फलस्वरूप जब यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य बन जाता है यूक्रेन, तो उसी के फलस्वरूप रूस क्या करता है? क्रीमिया करता है, अपना अधिकार बना लेता है। रूस क्रीमिया पर अधिकार जमा लेता है। ठीक ना। जिसकी वजह से क्रीमिया रूस का भाग हो जाता है। और लुहांस और डोनेस्क, ये जो दो स्टेट होते हैं, इसमें आंतरिक विद्रोह होता है, जिसके लिए रूस इनका सपोर्ट करता है और इतने भाग को काट देता था। इन दोनों स्टेट को बोलता है कि आप दोनों क्या हैं? स्वतंत्र राज्य हैं, लेकिन आप हैं यूक्रेन के ही पार्ट। रूस बोलता है कि आप दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन आप यूक्रेन के ही पार्ट हैं। ये 2014 की बात होती है। ठीक ना। जिसको शांति समझौता करने के लिए ये आपका बेलारूस पे एक मिन्स्क समझौता होता है। क्या होता है? मिन्स्क समझौता होता है। और इस मिन्स्क समझौते में रूस होता है, और कौन? रूस, यूक्रेन के लोग होते हैं, रूस होते हैं, यूक्रेन के होते हैं, और जो अलगाववादी संगठन होते हैं उनके चीफ होते हैं। ये सब मिलकर मिन्स्क में एक समझौता करते हैं, और इसी के फलस्वरूप G8 कंट्रीज जो होती है उसमें से रूस को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? ठीक ना, वो उल्लंघन करता है इस समझौते का, क्योंकि 2015 में फिर से विद्रोह होता है और रूस फिर अपनी सेना भेजता है। इसीलिए 2015 में G8 कंट्रीज से रूस को बाहर कर दिया जाता है और ये G7 बन जाती है। ठीक ना। तो ये एक मोटा मोटा था कि यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन का शामिल होना, जिसके फलस्वरूप क्रीमिया को अलग कर देना और लुहांस और डोनेस्क को रूस का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर देना। ठीक ना। अब एक चीज़ और जानिए कि जो यूएनओ है आपका, UNO, ठीक ना, एक चीज़ जानिए कि जो यूएनओ है, यूएनओ का आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई भी देश का कोई छोटा भाग अगर अलग होना चाहता है अपने देश से, तो पड़ोसी देश से मदद ले सकता है। ठीक ना। पड़ोसी देश से मदद ले सकता है। इसी का फ़ायदा उठाया 2022 में किसने? रूस ने।
इसी का फायदा उठाया 2022 में रूस ने लुहांस और डोनेस्क से कहा कि आप हमें क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए कि हम यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि जब रूस की सेना बेलारूस में अपना अभ्यास कर रही थी, रूस की सेना बेलारूस में अभ्यास कर रही थी, तो सबको लगा कि यूक्रेन पर हमला होगा, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। बेलारूस अपनी सेनाएं वापस लाना शुरू किया, मतलब दुनिया को दिखाया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और जब सबको लगा कि हाँ युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद 22 तारीख को लुहांस और डोनेस्क के जो चीफ होते हैं वो रूस को पत्र लिखते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। उसके बाद रूस कहता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन पर युद्ध करेंगे। ये कोई यूक्रेन पर युद्ध नहीं बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। ये क्या होता है, एक मिलिट्री ऑपरेशन। जैसा कि आपको याद होगा 1971 में भारत ने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था, ना कि उसने पाकिस्तान पर युद्ध किया। तो उस वक्त भारत ने भी उसी यूएनओ के आर्टिकल 7 का फायदा उठाया था, ठीक ना। तो यहाँ पर वही चाल यहाँ पर रूस ने भी किया है, सेम वही चाल रूस ने यहाँ पे चला है यूक्रेन के मामले में। और इसलिए भी यूएनओ कुछ नहीं बोल पा रहा है और अमेरिका भी कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी यही काम करता आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने उस वक्त आपका सीरिया हो गया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब आपको शायद दिखेगा। ये देखिए, ये आपका सीरिया है। सीरिया में, लीबिया में और आपका वियतनाम में, तो मिस्र में, ईरान में, सब जगह पे अमेरिका ने यही किया था कि आर्टिकल 7 का फायदा उठा के वहाँ पे अपनी सेना, अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भी यही किया था, सेना अपनी हटाइए। तो ये एक अमेरिका की चाल है, ठीक ना। तो ये अमेरिका की क्या है, चाल है। उसी का फायदा इस बार की रूस ने उठाया और उसका फायदा रूस ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि यूक्रेन पर जो युद्ध हो रहा है वो कोई तुरंत का परिणाम नहीं, बल्कि एक रूस की सोची समझी हुई रणनीति है। और एक चीज़ और याद रखिए, रूस का जो मतलब है, रूस जो चाहता है वो ये चाहता है, लुहांस और डोनेस्क को काट दिया है इसने। मालडोवा, यहाँ पर एक छोटा स्टेट आप लोग देखो, मालडोवा, ये देखिए यहाँ पर ये जो मालडोवा है, मालडोवा में इसने ये क्या करा, एक मिलिट्री देश बना दिया। क्या है, मिलिट्री देश बना रहा है, इतने भाग को काट करके, इसके इतने भाग को काट करके एक मिलिट्री देश बना रहा है। तो अब इससे रूस का क्या होगा, यहाँ से देखिए ये इतना क्रीमिया इसका ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। अगर इतना ये देश काट देता है, ये रूस जो काट दिया है, तो यूक्रेन क्या होगा, एक लैंड लॉइन देश बन जाता है। अर्थात इसका जो ब्लैक सी है, इस पर इसकी सेना, नेवल सेना कुछ भी नहीं कर सकती, जहाँ पर ये अमेरिका के बार बार सेना को बुला लेता था। तो रूस इसका फायदा उठाएगा, ब्लैक सी पूरा इसका हो जाएगा और इसको बांध देगा तो यूक्रेन को, तो यूक्रेन कुछ कर नहीं पाएगा। नाटो भी परेशान हो जाएगी क्योंकि इसकी नेवल सेना रूस की रहेगी। तरीके से ये चीज़ हुआ इसका, यूक्रेन के बारे में बताया रसिया ने, और ये एक सोची समझी रणनीति है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर विश्व बिरादरी इसमें क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ठीक है ना। यूक्रेन को एक बात और समझनी चाहिए कि जब रूस यूक्रेन पर युद्ध करना चाहता था और उसने मना किया कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, तो ये समझना चाहिए था कि यूक्रेन को ये समझना चाहिए था कि कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो कहा कि हम रूस के साथ, यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन अब कह रहा है कि अमेरिकी सेना रूसी सेना से युद्ध नहीं करेगी। और साथ में इंग्लैंड, हालांकि कुछ देशों ने, इंग्लैंड हुआ, पोलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कुछ देश, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि रूस ने किस तरीके से, कैसे चाल चल के यूक्रेन को एक लैंडलॉर्ड देश बनाने के लिए अब प्रयासरत है, और किस तरीके से वो एक बार फिर से यूएसएसआर को जिंदा करना चाहता है। रूस का मकसद जो वो यूएसएसआर को जिंदा करना चाहता है। अब यूक्रेन पर हमला, अगर अब किस देश से, मतलब यूक्रेन पर अगर कोई देश इसका सपोर्ट करना भी चाहे तो कैसे करेगा। देखिए, बेलारूस ऑलरेडी रूस के सपोर्ट में है, ये रूस एक है, क्रीमिया इसका हो ही गया है, मालडोवा यहाँ पर विद्रोही है ही है। तो अगर रूस, यूक्रेन तो पूरी तरीके से बन चुका है, क्योंकि यहाँ से भी हमला हो जाएगा, यहाँ से रूस कर ही सकता है, क्रीमिया से हमला हो जाएगा, और यहाँ पे यूक्रेन भी, यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो भी परेशान करेंगे। तो यूक्रेन को एक तरीके से इसने चारों तरीके से बांध रखा है, यूक्रेन बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि विश्व बिरादरी उसका तभी साथ देगी जब वो खुद मजबूत हो, और यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता है। तो इसे खुद समझना चाहिए था। युद्ध से अच्छा था कि नाटो या ईयू की सदस्यता लेने से अच्छा था वो रूस से मदद मांगता, ठीक ना। तो ये था आपका रूस के बारे में। आगे हम देखते हैं, ये ग्रुप 8 से निकाला है रूस को, अब ये ग्रुप 7 बना, इसको मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अभी इसके बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने किस तरीके से आर्टिकल 7 का उल्लंघन करके बाकी देशों पर अपनी सेनाओं को भेजा, वही फायदा आपकी रूस उठा रहा है।
और रूस अब की फ़ायदा उठा रहा है और यूक्रेन पर हमला कर दिया है, ठीक ना। ये देखिए नाटो, इसके बारे में मैंने बताया फाउंडेशन मेंबर कौन कौन से हैं, ये आपका नाटो है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यूक्रेन रूस, ये आपका रूस है यहाँ पे। रूस का जो मुख्य व्यापार है वो है गैस और पाइपलाइन है, ठीक ना। तो गैस की जो पाइपलाइन है वो ज़्यादातर यूक्रेन से ही होकर निकल रही हैं। आप देख ही रहिए, ये आपका यूक्रेन है, ज़्यादा गैस लाने कहाँ से, यूक्रेन से होकर निकल रही हैं। तो यूक्रेन ने कहा कि देखिए आप हमारे लैंड क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से अपनी गैस की पाइपलाइनें ले जा रहे हैं, इसलिए हमें आपसे $33 बिलियन क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कितना, $33 बिलियन, $33 बिलियन, ठीक है। यूक्रेन ने मांगा किससे, रूस से। रूस ने बोला ठीक है हम आपको $33 बिलियन देंगे, ठीक ना। अब आप बताइए हमको कि आप रूस से $33 बिलियन भी लेंगे, प्लस साथ में नाटो को मिला कर रखेंगे, तो रूस राजी होगा, कभी नहीं राजी होगा। और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके बगल में कोई पड़ोसी मुल्क का दुश्मन बैठे, ठीक ना। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर रूस की सेना लग रही है, सॉरी रूस की और यूक्रेन की बाउंड्री लग रही है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है, नाटो का जो संविधान है वो आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई देश नाटो पर नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला करता है तो 300 देश मिलकर उसे मारेंगे। अब भाई आप समझ लीजिए ये यूक्रेन है, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो अगर यूक्रेन रूस पर अगर एक गोली चलाता है और अगर रूस पलटवार करता है, एक गोली चला देता है, तो नाटो के 300 देश मिल के रूस को मारेंगे। अब आप बताइए क्या रूस कभी ऐसा चाहेगा कि नाटो उसके बगल में आए, कभी नहीं चाहेगा। वही रूस ने किया, नाटो को कंट्रोल करने के लिए उसने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक ना। वरना एक वक्त था कि यूक्रेन को रूस ने ही काफ़ी डेवलप किया था, यूक्रेन को आगे बढ़ाया है तो रूस ने ही बढ़ाया है। जो ज़्यादातर परमाणु बम और ये जो पानी के जो बड़ी बड़ी जहाज़ें ये सब यूक्रेन ही बनाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन की ये सब कला भूल चुका है, ठीक ना, क्योंकि वो नहीं कर पाया। ये आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या कहा कि रूस जो है वो कितना, रूस जो है 16 फरवरी को यूक्रेन पे हमला करेगा। इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करे कौन, रूस। अब ये बताओ, यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर रूस को 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करना चाहेगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी CIA ने बता दिया, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बता दिया है। क्यों, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसका दुश्मन देश की एजेंसी का नाम भाई बढ़े, क्योंकि अगर 16 तारीख को रूस करता तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी वाहवाही लूटती कि मैंने पहले बताया था, यूक्रेन तैयार नहीं था, ये सब इसने 16 को नहीं किया। इसका प्लान क्या था, बीजिंग, चीन में क्या चल रहा था, बीजिंग ओलंपिक चल रहा था, तो चीन में ओलंपिक में व्लादिमीर पुतिन जी गए थे चीन, वहाँ पर शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हुई। शी जिनपिंग ने इनसे कहा कि देखिए यूक्रेन में आप हमला करना चाहते हैं, सबको पता है आप करेंगे, लेकिन ये बीजिंग ओलंपिक हो जाने दीजिए। तो 20 तारीख को क्या होता है, 20 तारीख को ओलंपिक समाप्त होता है, ठीक ना। ओलंपिक 20 तारीख को समाप्त होता है। 21 फरवरी को रूस से मदद मांगता है कौन, 21 फरवरी को रूस से मदद मांगता है वही आपका ये जो यूक्रेन के 2 पड़ोसी छोटे छोटे जिनको उसने स्वतंत्र कराया था, ये आपका लुहांस्क और डोनेस्क। 21 फरवरी को क्या मांगते हैं, मदद मांगते हैं। 22 फरवरी को क्या करता है वो, हमला कर देता है कहाँ पे, यूक्रेन पे। 24 फरवरी को, 21 फरवरी को मदद मांगते हैं, 20 को ओलंपिक खत्म होता है। 21 फरवरी को रूस से मदद मांगता है लुहांस्क और डोनेस्क। 24 फरवरी को क्या करता है वो भाई, 23 में अपना कारण देता है कि संसद से पास करवाना क्या करना। 24 फरवरी को तड़के हमला कर देता है कहाँ पे, यूक्रेन पे। क्या कर देता है, हमला कर देता है रूस यूक्रेन में। कब, 24 फरवरी, मतलब 16 फरवरी को CIA ने बताया था और 24 फरवरी को इसने हमला किया। तो इस एक हिसाब से इसने CIA को भी CIA की वाहवाही ना हो इसलिए इसने अपने फैसले को टाल दिया, वरना CIA ने अगर बताया तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के बताया होगा। देखिए किस तरीके से बर्बादी किया है रूस ने, देख रहे कैसे जल रहा है। मतलब कभी का 4-6-10 दिन पहले यही शहर कितना अच्छा शहर रहा होगा, जनजीवन धन धान्य से पूर्ण रहा होगा ये शहर, अब कैसे जल रहा है ये शहर। किस तरीके से बर्बादी किया है अमेरिका ने, ये देखिए इसकी मिसाइलें कैसे लॉन्चर से मिसाइलें दाग रहा है, ये घरों की बर्बादी किया है। देख रहे कैसे गिरी मिसाइलें तोड़ दिया पूरे मकान को। सोचिए इस मकानों में कितने VIP अच्छे अच्छे लोग रहते होंगे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया होगा। ये देखिए ये लड़की रो रही है, देखिए इस लड़की को, ये रो रही है बेचारे, क्योंकि इसका मकान टूट गया है। कभी ऐसी बिल्डिंगें रहा करती थी,
अब इन सड़कों पे कौन सी मिलिट्री गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और इन बिल्डिंगों की क्या हाल हो गई, ऐसी हाल हो गई है। तो इस तरीके से अमेरिका ने धोया है। स्विफ्ट, आपको पता होगा कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको स्विफ्ट अकाउंट स्विफ्ट कोड आपका जनरेट होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप जानते हैं IFSC कोड के बारे में। IFSC कोड तो हर किसी को पता होगा। IFSC कोड, अगर आपको देश के अंदर व्यापार करना है तो आपको IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आपको विदेश से व्यापार करना है तो आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। स्विफ्ट कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। तो IFSC कोड देश के अंदर चलता है और स्विफ्ट कोड क्या होता है वो विदेशों में चलता है या विदेश व्यापार से चलता है। तो अमेरिका ने क्या क्या है, रूस से अपनी उड़ान को बंद कर दिया, मतलब हवाई अड्डे से बोला कि आप रूस के विमानों को न उतरने देंगे ना रूस को विमान जाने देंगे। सेकंड चीज़ क्या बोला, स्विफ्ट अकाउंट जो है उसका ब्लॉक कर दिया है। अब रूस की जो स्विफ्ट कोड है वो काम नहीं कर रहा है। हालांकि इस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि रूबल से व्यापार कर सकता है। और भी तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो बाइडेन जी लगा रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन जी ने कहा है, जो आपके जो बाइडेन हैं उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से लड़ेंगे तो नहीं, रूस से, सॉरी, हम रूस से लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हम उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से आपका पेट्रोल का दाम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हाई जाएगा, ठीक है ना। तो आप पेट्रोल के दाम काफ़ी हाई होंगे और भी कुछ चीज़ें महंगी होंगी। इससे गेहूँ, भारत इसमें फ़ायदा ले सकता है क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूँ के अच्छे उत्पादक देश हैं। अगर भारत चाहेगा, क्योंकि दोनों युद्ध में उलझे हुए हैं, तो भारत गेहूं को बाहर निर्यात करके अच्छा फायदा ले सकता है। पाम ऑयल, आपके जो रिफाइंड है, सोयाबीन है और जो सरसों के तेल है, ये भी क्या होंगे, महंगे होंगे। इनकी भी कीमत 200 पार जा सकती है, ठीक ना। तो एक बार ये फिर से महंगे होंगे आपके युद्ध की वजह से। ये आपका देश है, कंट्रीज है। अब इसमें विश्व बिरादरी क्या कर रही है, यूक्रेन के युद्ध में जहाँ पर जो बाइडेन, इंग्लैंड, पोलैंड, ये सब देशों ने यूक्रेन की हेल्प करने के लिए कहा था, वहीं पर जहाँ पर पोलैंड यूक्रेन की हेल्प करने के लिए बोला था, वहाँ पर अब क्या कर रहा है ये रूस के युद्ध करते ही सारे देशों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कोई भी यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने भी कहा था कि यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सारे देशों ने भाग क्यों नहीं लिया, उसके पीछे कई कारण। पहली बात तो रूस जो है वो एक खुद तटस्थ और पावरफुल देश है, हर कोई देश उससे लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि हम रूस से डायरेक्ट लड़ाई करें, इसीलिए तो प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को कमज़ोर करना चाहता है, जिसका बहुत बड़ा असर रूस पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसके पीछे एक चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका इंडिया है, इसको हम जूम करते हैं फिर से। देखिए ये आपका इंडिया है, ये चाइना है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है। अभी हाल ही में यूएनओ में क्या हुआ था, आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, इसमें ये कहा गया था भारत से, चाइना से, इन सभी लोगों से कहा था कि आप लोग मतदान कीजिए और ये बताइए कि रूस सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आप यूक्रेन के साथ हैं या रूस के साथ हैं। इसमें चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने वोटिंग नहीं की। अमेरिका को ये समझ में ही नहीं आया कि चाइना ने वोटिंग नहीं की, समझ में आया उसको कि चलो ये बस दोनों साम्यवादी देश हैं। इंडिया ने वोटिंग नहीं की, उसका भी समझ में आया कि हाँ इंडिया रूस के पक्ष में ज़्यादा रहता है, लेकिन ये यूनाइटेड अरब अमीरात क्यों नहीं वोटिंग की। अमेरिका यही नहीं समझ पा रहा है कि आखिर यूएसए नहीं समझ पा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने आखिर क्यों वोटिंग नहीं की। तो उसका कारण हम आपको बताते हैं। देखिए चाइना कोई वोटिंग नहीं किया, इसको तो आप समझ सकते हैं कि चाइना और रूस आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों साम्यवादी देश हैं, दोनों एक ही नीतियों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इंडिया भी इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया अमेरिका पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकता है। उसका पुरातन जो संबंध है, प्राचीन कालीन संबंध है, आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी के ज़माने से, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, कि वो रूस से ही झुकाव रखते हैं, अमेरिका की तरफ झुकाव कम रखते हैं, ये भी आप समझ। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये तो कर सकता था क्योंकि ये अमेरिका के फेवर में ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका कारण आप यहाँ पे समझिए, ये देखिए यहाँ पे आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो आपका ये देश है, ठीक है ना, ये छोटा सा देश है। यहाँ पर है आपका यमन में यहाँ पर होते हैं कौन से, हैती विद्रोह। यमन में क्या है, हैती विद्रोह है, ठीक है ना। तो अगर यूनाइटेड अरब अमीरात अगर यूक्रेन की तरफ जाता है, किसकी तरफ, यूक्रेन की तरफ जाता है, तो रूस जो है वो फ़ोन करे, मतलब वो रूस जो है ईरान से कहेगा कि एक काम करो भाई, आप जहाँ के हैती विद्रोही हैं जो यमन के, उनको आप हथियार दीजिए और बोलिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात में डिस्टर्बेंस पैदा करें। क्या करें, यूनाइटेड अरब अमीरात में डिस्टर्बेंस करें। तो यूनाइटेड अरब अमीरात बिना मतलब के लड़ाई मोल क्यों लेना चाहेगा।
वो तो यही चाहेगा ना कि हम शांति से हैं, शांति से ही रहें। दूसरी चीज़, यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान दोनों तेल के मामले में पूर्ण देश हैं, दोनों तेल बेचते हैं। तो अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो तेल की कीमतों का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। इसलिए भी यूनाइटेड अरब अमीरात ने युद्ध वोटिंग करने से मना ही कर दिया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका इजराइल है, क्या है, ये आपका इजराइल है। इजराइल से अमेरिका ने कहा कि भाई आप जाकर के सीरिया में क्या कीजिए, बमबारी कीजिए। अगर आप सीरिया में बमबारी करोगे तो रूस इस तरह उलझेगा। तो इजराइल ने भी मना कर दिया। इजराइल ने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बगल में लेबनान है और लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादी हैं। कौन से? हिजबुल्ला आतंकवादी हैं लेबनान में। देखिए छोटा सा देश है लेबनान। इसको मैं जूम करता हूँ फिर से, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका इजराइल है, ये आपका लेबनान है। अगर यहाँ पर सीरिया है, अगर इजराइल सीरिया में क्योंकि दोनों की सीमा सीरिया से जुड़ती है, अगर इजराइल सीरिया में बमबारी करता है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो यहाँ पे S-400, क्या है, S-400 जो है वो रूस ने यहाँ पे लगा रखी है। अगर यहाँ पे कोई उसको आगे बढ़ना है तो बॉर्डर क्रॉस करना है तो रूस की परमिशन चाहिए। सेकंड चीज, लेबनान में जो हिजबुल्ला आतंकवादी हैं, अगर कुछ भी वो ये डिस्टर्बेंस करते हैं तो फिर से वही रसिया क्या करेगा, ईरान को फोन बताएगा, ईरान क्या करेगा, हिजबुल्ला आतंकवादियों से को समर्थन दे देगा, जिसकी वजह से इजराइल में ही दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक ना। तो लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादियों के डर से इजराइल जो है अमेरिका के पक्ष में ना जा करके, न रूस के पक्ष में गया, न अमेरिका के पक्ष में गया, बल्कि ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। तो आप इसलिए समझ सकते हैं कि इजराइल भी चला गया हाथ से, सऊदी अरेबिया भी गया, चाइना भी गया, इंडिया भी गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो इधर के देश थे मजबूत देश, वो ईरान ऑलरेडी रूस के फेवर में ही रहता है। तो इस तरीके से ये अमेरिका की यहाँ की भी गणित क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक ना। यहाँ पर एक समझिए पाकिस्तान है आपका, ठीक ना। ये पाकिस्तान है, यहाँ आपने ईरान को देख लिया, सऊदी अरब को देख लिया, इजराइल को देख लिया, सीरिया को देख लिया, इंडिया को देखा, चाइना को देखा। अब पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के पक्ष में रहता है। इसका जितना ज़्यादा व्यापार होता है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से होता है। इसमें जो भी आयात निर्यात करता है सब इसका अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से होता है। लेकिन ये युद्ध के मुहाने पर जब रूस खड़ा है तो ये जाता है रूस, कहाँ जाता है, रूस जाता है और रूस के व्लादिमीर पुतिन से कहता है कि मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए क्योंकि मुझे अपने यहाँ पाइपलाइन डालनी है। अब बताइए, जो देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है वो किसी को उधार क्या देगा? अमेरिका के जो बाइडेन को समझ में आया कि ये रूस से मीटिंग करने गया है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका बेचारा पाकिस्तान गया था पैसा मांगने के लिए, वहाँ से कुछ नहीं मिला, वापस लौट रहा था कि इसको पता चला रास्ते में कि हमारे ऊपर $4 अरब का, कितना, $4 अरब का पेनाल्टी लगा दिया है। कौन पेनाल्टी लगा दिया? कौन? अमेरिका ने। अब बेचारा रूस गया, पाया कुछ नहीं, $4 अरब ऊपर से इसको भुगतान करना पड़ेगा अमेरिका को। इसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। अरे भाई, तुम अमेरिका की तरफ थे तो अमेरिका के साथ ही रहते ना, काहे लिए गद्दारी दिखाते हो? पूरी ज़िंदगी तो गद्दारी दिखाए हो, अब आगे भी गद्दारी दिखाना चाहते हो। तो ये अब पाकिस्तान का हाल था। पाकिस्तान भी पिट गया अच्छे से। अब यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए? क्योंकि दोनों देश जो है वो चाहे यूक्रेन हो या फिर रसिया हो या फिर अमेरिका हो, ये हर सब देश क्या चाहते हैं कि भारत इसमें कुछ बोले, किसी भी देश की तरफ बोले, क्योंकि इस वक्त भारत की स्थिति जो है वो तटस्थ और मजबूत है। भारत को इसमें ये चाहिए कि ना वो रूस की तरफ जाए, ना अमेरिका की तरफ जाए, ना यूक्रेन की तरफ, बल्कि वो जाए कहाँ पे? पाकिस्तान की तरफ। क्यों पाकिस्तान की तरफ जाए? क्योंकि पाकिस्तान पर यहाँ पर क्या है आपका है, पाकिस्तान में यहाँ पे बलूचिस्तानी विद्रोही हैं। बलूचिस्तानी लोग जो है वो पाकिस्तान से क्या होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग कराया था। तो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के नेता से कहे कि आप एक काम करो, हमें एक पत्र लिखो कि हमें इंडिया से मदद चाहिए, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जिस प्रकार से रूस ने यहाँ के लुहांस और डोनेट्स्क के चीफ से मिल करके यूक्रेन पर हमला करके और आत्मसमर्पण के लिए, आत्मरक्षा के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन बता करके यूक्रेन पर हमला कर दिया। वही चीज़ हम करेंगे, बलूचिस्तान को संरक्षण देने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान को ही अपने में मिला लेंगे विद कश्मीर के साथ,
ठीक है ना। ये करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो विश्व बिरादरी में हमें किसी की तरफ बोलना नहीं पड़ेगा। भाई अगर हमसे अमेरिका बोलेगा आप हमारी तरफ बोलो, तो हम कहेंगे देखो हम खुद यहाँ पर युद्ध में लड़े हुए फंसे हुए हैं, हम आपकी तरफ कैसे बात बोलेंगे। अगर हमसे रूस कहता है कि आप हमारी तरफ बोलो, हमारी तरफ से आके युद्ध करो, तो भी हम कह सकते हैं देखिए हम अपने खुद के युद्ध में फंसे हुए हैं, हम खुद अब बलूचिस्तान का मुद्दा सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए हम अभी आपकी तरफ भी नहीं बोल सकते हैं। पहले हम अपने यहाँ का मामला सॉल्व करा लें, फिर हम आपकी तरफ से बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत एक न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि भारत को दोनों की आवश्यकता है, रूस को आवश्यकता है और अमेरिका की भी आवश्यकता है। भारत को अमेरिका या फिर पाकिस्तान से लड़ने के लिए रूस की आवश्यकता है, तो वहीं पर भारत को चाइना से लड़ने के लिए अमेरिका की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना के मैटर में रूस नहीं बोलेगा बल्कि अमेरिका बोलेगा, और पाकिस्तान के मैटर में अमेरिका नहीं बोलेगा, रूस बोलेगा। इसलिए भारत को दोनों लोगों की आवश्यकता है, इसलिए भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए। या तो वो पाकिस्तान से यहाँ उलझ जाए, या फिर यहाँ पे चाइना में आकर गलवान घाटी में आ जाए, क्योंकि गलवान घाटी का मैटर अभी भी ताज़ा था। गलवान घाटी में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाएं, दोनों की सेनाएं, चाइना और भारत की सेनाएं आमने सामने होंगी, वहीं पर रुक जाएं, आराम से 1-2 महीना की वार्ता चलाएं, तब तक इधर युद्ध का मामला खत्म हो जाएगा और भारत एक न्यूट्रल रहने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, अब अमेरिका की तरफ भारत का नहीं झुकना भी एक फायदा इसलिए है क्योंकि ये आपका S-400, ये आपका क्या है, S-400 है। ये आप जो सुब्रमण्यम स्वामी की चेहरे मुस्कान देख रहे हैं, ये इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि रूस ने हमको S-400 दिया है, जिसके बल पर हम चाइना से लड़ने के बारे में सोचते हैं, हम चाइना को चुनौती देते हैं। ये उनका सुखोई विमान है। क्या है? सुखोई विमान है, जो वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ठीक ना। ये भी हमको रूस से ही मिला है। और ये वो 2 खतरनाक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कौन कौन? ये हैं आपके जेलेंस्की और ये हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना। ये 2 लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में तमाशा बना के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। और दूसरी चीज़, यूक्रेन का जो हमला है ये बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, ना कि ये तत्कालिक कोई कारण था। ठीक ना। तो ये रूस का एक पूर्व प्लानिंग चल रहा था 2014 से। कब से? 2014 से चल रहा था। और यूक्रेन को भी इस बात का आभास होना चाहिए था कि रूस ही उसका सपोर्ट करेगा, अमेरिका वहाँ से आके यूक्रेन का सपोर्ट करने नहीं आएगा। ठीक ना। और दूसरी चीज़, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो पूरा नाटक है ये नाटो और रूस का है, नाटो और रूस के बीच का है। पिसा जा रहा है इसमें यूक्रेन बेचारा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। सिर्फ इतनी गलती है, इसके मुंह से निकल गया कि हम नाटो में शामिल होंगे। सिर्फ इतना निकल गया हम नाटो में शामिल होंगे, और इसकी कोई गलती नहीं है। और इसी एक शब्द की वजह से नाटो और रसिया के चक्कर में यूक्रेन पीट दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्रेन का क्या मैटर था, यूक्रेन का विवाद क्या था। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, रसिया, पाकिस्तान, यूएई, चाइना, भारत, इन सब की क्या स्थिति थी, इन लोगों ने क्यों साथ दिया, कि उसका साथ दिया, किस लिए साथ नहीं दिया, क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। ठीक ना। भारत को रसिया से फ़ायदा है या अमेरिका से फ़ायदा है, इस कूटनीतिक को भी आप लोगों ने समझा अच्छे से। ये 2 महान विभूतियाँ हैं। ठीक ना। और फिर से आपका स्टडी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दें। ठीक दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, रिकमेंडेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने आपको अपना नंबर पहले भी दिया, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं कि ये हमारा नंबर है जिससे पर आप जुड़ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पर भी, और आप लोगों के पास ताज़ा जानकारियाँ पहुंचती रहेंगी। ठीक है ना। ये हमारा नंबर है और इस पर आप अगर हाई लिख कर भेज देंगे तो हम आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।